हेलो बच्चों, मैं हूं ब्रिजलाल सर। आज हम आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बच्चों, सबसे पहले हम बताएंगे कि ये वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र स्थिर वैद्युतिकी का भाग है। यानी पहला चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये क्या है। सबसे पहले इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, पहला इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है आवेश, इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है, आवेश होता है। स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर। यानी कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें दो चीजें दिखाई दे रही है, एक आवेश दिखाई दे रहा है, दूसरा स्थिर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि आवेश हो लेकिन कैसा, स्थिर हो। इनके बारे में अध्ययन कर लेना ही क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो डिफिनीशन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब बात आएगी स्थिर वैद्युतिकी की, तो आपका एक ही जवाब कि जो आवेश होंगे वो आवेश स्थिर होने चाहिए, तब जाकर के हम उसे कहेंगे कि ये स्थिर वैद्युतिकी ही होता है। यानी स्थिर वैद्युतिकी में सबसे सिंपल भाषा कि स्थिर आवेशों का अध्ययन ही स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। चलिए बच्चों, तो ये स्थिर वैद्युतिकी के बाद हमारा स्टार्ट होता है वैद्युत आवेश, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट। पहली पॉइंट है आपकी वैद्युत आवेश। चलिए हम जानते हैं होता क्या है। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें कहा है कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है। कहने का मतलब कि विद्युत आवेश एक ऐसा गुण है जो किसी दूसरे वस्तु पर अपनी उपस्थिति में उस पर कोई ना कोई बल अनुभव कराता है। जैसे देखते हैं एग्जांपल में, यदि किसी आवेशित क्षण को कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो क्षण कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि यदि किसी आवेशित क्षण को कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं, जैसे कोई भी आप देखते होंगे कॉम यानी कंघी बालों में अगर रगड़ लेते हैं, उसको कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो अपनी तरफ खींच लेता है कागज के टुकड़ों को। क्यों? क्योंकि उस कंघी में रगड़ने के बाद आवेश उत्पन्न हो गया है। वही जो एक ऐसा बल अनुभव करा रहा है कि कागज को अपनी तरफ खींच रहा है, वही होता है आपका वैद्युत आवेश। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में फिगर के साथ बनाया हूं, ध्यान दीजिए। देखिए ये आवेशित क्षण है। हमने क्या किया, इस छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लिए और उसके पास लेकर के आ रहे हैं। तो इस फिगर में तो पास में लेकर के आ रहे हैं, लेकिन दूसरे फिगर में देखिए अब वही कागज इस आवेशित क्षण के साथ क्या हो गए, चिपक गए हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है जो समझने में बहुत आसानी होगा। चलिए इसको राइट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं हम अब ये पॉइंट, आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां ये क्या है। पहली विधि इसमें घर्षण द्वारा आवेशन। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिरकार ये आवेशन की विधियां, आवेशन क्या होता है। तो बच्चों एक बात ध्यान देना, आवेशन का मतलब होता है कि किसी वस्तु को चार्ज कर देना। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज ले लीजिए आवेशित के लिए। जैसे यहां पर हम पहला ही ले लिए हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा कैसे होता है जरा देखते हैं।
क्या करते हैं आप लोग देखते होंगे कि अपने हैंड को ही रगड़ते हैं तो कुछ समय के बाद देखते हैं इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जलने लगता है। ये भी, इसमें भी आवेश उत्पन्न हुआ है। आवेश उत्पन्न होने की वजह से ही हमें फील हुआ कि ये गर्म हो गया है। तो ये घर्षण के द्वारा होता है। जैसे देखिए इसमें करा, आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों एक बात ध्यान देना, इसमें कह रहा है कि दो पदार्थ होंगे जिनको आपस में रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद उसे हम दूर दूर ले जाएंगे तो दोनों आवेशित तो होगी, लेकिन दोनों में आवेश जो होगा उनका परिमाण समान होगा। एक में प्लस होगा तो एक में माइनस होगा। अगर इसमें दो पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें दो निगेटिव चार्ज होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि उसमें प्रकृति अलग अलग तथा समान परिमाण होगा। यानी परिमाण का मतलब उनकी मात्राएं, यानी कितने पॉजिटिव है कितने निगेटिव है, इस तरह के उत्पन्न होते हैं। तो कहने का मतलब ये घर्षण द्वारा होता है। कब होता है? जब उसे हम रगड़ते हैं तो घर्षण द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित कर लेते हैं। जैसे नोट में कुछ पॉइंट है, किस पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा तथा किस पदार्थ पर ऋणात्मक प्रकृति का पदार्थ। तो ये प्रश्न तो बन गया कि किस पर ऋणात्मक होगा किस पर धनात्मक होगा। बच्चों तो ध्यान देना, ये अगर डिपेंड है किस पर पॉजिटिव होगा किस पर निगेटिव, तो ये डिपेंड है इस पदार्थ की प्रकृति पर, इसके गुणधर्मों पर, कि ये किस गुणधर्म का पदार्थ है, उसी हिसाब से उसी प्रकार से उस पर आवेश उत्पन्न होंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर। अब देखिए ये कांच की छड़ अलग गुणधर्म इसका है, रेशम का कपड़ा इसका गुणधर्म अलग है, लेकिन जब इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित हो जाते हैं। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा कि कांच की छड़ पर धनावेशित आवेश उत्पन्न होता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेशित आवेश उत्पन्न होता है, क्योंकि कांच का गुणधर्म अलग है और रेशम के कपड़े का अलग है। देखिए यहाँ पर हमने फिगर के साथ दिखाया है, रेशम का कपड़ा है ये और ये कांच की छड़ है। इन दोनों को जब आपस में रगड़ते हैं, यहाँ पर देखिए रगड़ने पर क्या, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। चलिए बच्चों, ये तो रहा घर्षण द्वारा आवेशन। अब हम बताएंगे चालन द्वारा आवेशन। देखिए चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है। कह रहा है आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर उस अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। हमारे कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक वस्तु आवेशित होगी और दूसरा अनावेशित होगी। आवेशित का मतलब एक पर चार्ज होगा, एक पर चार्ज नहीं होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए क्योंकि दोनों को मुझे आवेशित करना है, एक तो पहले से है एक नहीं है। तो आवेशित करने के लिए हम क्या करते हैं, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं और इसको रगड़ देते हैं। जैसे इसके पास लाते हैं तो इनमें भी चार्ज उत्पन्न होने लगता है। देखिए यहाँ पर अनावेशित वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है। हमने क्या किया, चलिए ध्यान दीजिए, ये अनावेशित है, ये आवेशित वस्तु है। जब हम इन दोनों को स्पर्श कराते हैं, क्या कराते हैं, स्पर्श कराते हैं। तो स्पर्श कराने के बाद देखिए यहाँ पर स्पर्श करा रहा हूं, ये आवेशित वस्तु है और ये अनावेशित है। इसको स्पर्श करा दिया तो इसके बाद क्या हो गया कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु, जरा ध्यान देना कि ये आवेशित वस्तु था, ये अनावेशित था, लेकिन स्पर्श कराने के बाद क्या हो गया, ये दोनों आवेशित हो गया। तो ये ही हमारा क्या कहलाता है, चालन द्वारा आवेशन। प्रश्न में जैसे इसको और क्लियर करने के लिए आप जैसे चुंबक लेते हैं और चुंबक के साथ एक लोहे का प्लेट ले लीजिए, वही प्लेट जो नाव वगैरह यूज करते हैं, उसके टुकड़े को उसका कई टुकड़ा कर डालो और चुंबक के साथ उसको मिला दो। चुंबक के साथ मिलाने के बाद उस ब्लेड के टुकड़े को दूसरे ब्लेड के पास ले जाइए, तो जो ब्लेड
चुंबक से स्पर्श था उसमें आवेशित हो जाता, वो आवेश उत्पन्न हो जाता उसमें, तो ले जाने के बाद उस दूसरे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि अनावेशित वस्तु को आवेशित के पास ले जाने पर वो भी आवेशित हो जाता है। और ये किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं आवेशन की विधियों में तीसरी विधि। तीसरी विधि क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है जिसका प्रयोग हमारे जीवन की लाइफ में है, अर्थात हमारे जीवन में भी है। वैसे कि देखा जाए तो आप लोग बिजली देखे होंगे, आपके घरों में होगी, उससे संबंधित इसमें कार्य आपको दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं। कराए यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाएं तो आवेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं जरा कि ये फिगर के द्वारा होता क्या है। ये अनावेशित वस्तु है, ये आवेशित वस्तु हो। हमने क्या कहा इसमें? बिना स्पर्श किए, इसे स्पर्श नहीं करेंगे, इसके पास लाएंगे, इतना पास लाएंगे, बहुत पास लेकर के आएंगे। और लाने के बाद देखिए क्या होता है कि जैसे हम इसके पास लाते हैं तो इस आवेशित वस्तु के पास वाली जो सतह होती है ये वाली, इस पर इसका विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो गया है। और इससे दूर वाली सतह अर्थात यहाँ पर इसके समान आवेश उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से जब इसके पास वाली पर विपरीत आवेश और इसके दूर वाली सतह पर समान आवेश उत्पन्न हो जाए तो वही विधि आपकी क्या कहलाती है? वह घटना क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो कुल आवेश होता है इसके कुल आवेश के बराबर नहीं होता है। इसको नोट कर लेना और इसको याद भी रखना। Q does not equal to Q डैश, यानी ये जो Q डैश है इस अनावेशित वस्तु पर जो चार्ज आया है इसके बराबर ये नहीं होता है, ना ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए बच्चों नोट में कुछ पॉइंट देख लिया जाता है। नोट पहली पॉइंट है विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर कोई कह देगा आवेश को हम किसमें मापते हैं एसआई पद्धति में, तो आपका जवाब होगा कूलाम में। किसमें? कूलाम में। और कहा गया कि ये विद्युत आवेश जो होता है वो अदिश राशि होता है, क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हैं अदिश और सदिश में डिफरेंस क्या होता है। देखिए बच्चों अदिश और सदिश की बात आ गई तो ये अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। तो बच्चों इसमें हम पूरा डिटेल तो नहीं, थोड़ा सा बताएंगे। अदिश वे राशियां हैं जिनमें हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सदिश में दिशा की जरूरत पड़ती है हमको। बच्चों ध्यान देना, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और सदिश राशियों में परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि आवेश के लिए हमें किसी दिशा की जरूरत नहीं होती है, इसलिए यह हमारा अदिश राशि है। तो बच्चों हमारा एक फार्मूला बनता है, यानी आवेश, विद्युत आवेश बराबर क्या होता है? विद्युत आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। धारा गुणे समय। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आवेश को Q से डिनोट करते हैं, धारा को I से, समय को T से। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी हमारा एक फार्मूला हो गया विद्युत आवेश के लिए। बच्चों यहाँ पर I हमारा क्या है? विद्युत धारा है जिसको किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। बच्चों यहाँ पर T समय है जिसको हम किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। Q हमारा आवेश तो है ये, इसको किस में मापते हैं? कूलाम में मापते हैं। तो बच्चों ये याद होना चाहिए कि एम्पियर सेकंड और कूलाम में ही मापेंगे इसको। अगर
एम्पियर की जगह कुछ दूसरा दिया है, सेकंड की जगह मान लिया जाए आवर दिया है, तो इसको चेंज करके हमें सेकंड में ही लाना होगा। इस तरह से तब जाकर के हमारा सॉल्व होगा। तो चलिए बच्चों, आपको एक हम एग्जांपल के साथ बता रहे हैं कि कैसे क्या करते हैं। कह रहा है यदि किसी तार में 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन होता क्या है, इसमें क्या क्या दिया है बच्चों, इसको देखिए। 4 कूलाम आवेश दे दिया है, यानी हमें Q दिया है 4 कूलाम दिया है बच्चों। और क्या दिया है, सेकेंड यानी टाइम दिया है, T इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 2 सेकेंड। बच्चों देखिए, ये कूलाम में दिया है, ये सेकेंड में दिया है। अब कूलाम सेकेंड है तो हमारी धारा एम्पियर में आएगी। हमें निकालना क्या है, धारा, यानी I का मान निकालना है। I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। चलिए बच्चों, फार्मूला देखते हैं। यहाँ पर दिया है तो आवेश Q बराबर होता है I इंटू टी। हमें I निकालना है, तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, I का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो Q अपान में T। बच्चों एक फार्मूला ये बन गया, देखिए इसी से फार्मूले क्रिएट होते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर I का मान निकालने के लिए Q का मान कितना है, 4 कूलाम, 4 अपान में टाइम कितना है 2, ये हमारा कूलाम है और ये हमारा सेकेंड। तो बच्चों हो जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी 2 कूलाम प्रति सेकेंड। तो बच्चों कूलाम प्रति सेकेंड ही हमारा एक एम्पियर होता है। कूलाम प्रति सेकेंड क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। चलिए देखते हैं, हो जाएगा 2 एम्पियर, क्योंकि कूलाम प्रति सेकेंड बराबर क्या होता है, एम्पियर होता है, इसलिए हमारा ये आंसर क्या आ गया, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। नोट कर लीजिए बच्चों इसे। चलिए बच्चों, अब हम आज यहीं तक बताते हैं। इसके बाद हम आपको अगली टॉपिक नेक्स्ट टाइम में बताएंगे। पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए। धन्यवाद।